Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called 1920 Evil Return जो कि 1920 फ्रेंचाइजी की फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। इसके पहले मैंने इसका एक और पार्ट जैसे कि 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट एक्सप्लेन किया था, उसमें आपसे पूछा भी था। देन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी डिमांड करी कि 1920 की कंप्लीट फ्रेंचाइजी को लेकर आना चाहिए, तो उसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट यही है। और क्यों है उसका रीज़न इस मूवी के सॉन्ग्स हैं, इस मूवी में की गई एक्टर्स की एक्टिंग है, और कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन भी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी इन कंपैरिजन पिछली मूवीज से। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। स्टोरी जो कि अपना टाइम टेक प्लेस करती है 1920 में ऑब्वियसली, और यहाँ पर जगह दिखाई गई है लंदन। तो एक बड़े से महल के सामने दो घोड़े आकर के रुकते हैं और वहां का नौकर आकर इस कहानी की मेन लीड कैरेक्टर मतलब जो हीरोइन है मूवी में नाम है स्मृति, उनके पास आकर कहता है कि मैडम अब आप और कब तक यहाँ पर रुकेंगे। जहाँ पर स्मृति का कहना था कि वो आत्मा मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी, जिस पर नौकर कहता है कि अब आपको उन सारी प्रॉब्लम से निकालने के लिए मैं आ गया हूँ। मैंने शाहपुर के बाबा से एक ऐसा तिलिस्मी कांच मंगवाया है जो कि आपको यहाँ से निकलने में मदद करेगा। तो हमारी जो स्मृति है वो किसी आत्मा की वजह से इस घर के अंदर ट्रैप हो चुकी होती है, बाहर नहीं निकल पा रही होती, और इसी वजह से उसने अपने नौकर रामू को भेजा था कि जाकर के कोई मदद लेकर के आना। एंड फाइनली जब उसके पास में तिलिस्मी कांच आ जाता है तो वो रात को घर से निकल पड़ती है अपने घुड़सवार के साथ में, मतलब जो हॉर्स राइडर है इनका, और ये लोग उस प्लेस से या फिर कहें कि उस विलेज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इन बिटवीन स्मृति के पास में वो कांच भी होता है, वो इधर उधर देखती रहती है कि कोई भूत या कोई पिशाच या कोई आत्मा उसका पीछा वगैरह तो नहीं कर रही, मगर तभी इनका घोड़ा अचानक से रुक जाता है। तो हॉर्स राइडर कहता है कि ठीक है मैडम, मैं जरा उतर के चेक करके आता हूँ, मगर काफी देर हो जाने के बावजूद भी वो नहीं आता। अब इस बीच रास्ते घने जंगल के अंदर मैडम फिर से अपना कांच निकालती है, किसी भूताहा आत्मा या फिर तिलिस्मी ताकत को देखने की कोशिश करती है, मगर तभी मैडम को दूर पड़ा अपना हॉर्स राइडर दिखाई पड़ता है, और जैसे ही वो उसके पास आती है तो मालूम चलता है कि किसी आत्मा ने उसे भी पोजेस्ट कर लिया है, और इनफैक्ट अब तो जो उसका कांच होता है वो भी गिर करके टूट जाता है, और अब तो भूत के लपेटे में आ जाती है मैडम। एंड देन सीन शिफ्ट होता है कहानी के मेन लीड कैरेक्टर जयदेव वर्मा यानी कि आफ्ताब पर, जिसका खुद का भी एक बहुत बड़ा मेंशन होता है। नशे की हालत में जैसे ही वो उठता है तो उसकी बहन करुणा उससे पूछती है कि आखिर कब तक तुम उस लड़की के गम में पीते रहोगे। तो यहाँ पर हुआ ही होता है कि हमारे जयदेव वर्मा को एक अनजानी अननोन पर्सन लड़की से प्यार हो चुका होता है, जिससे ये हमेशा से ही चिट्ठियों में बातें किया करता था, मगर कुछ ही टाइम पहले उसे ये खबर मिली थी कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है। तो इस वजह से प्यार ना मिल पाने के कारण वो हर रोज यूं ही नशे पत्ते करता रहता है, मगर बहन के समझाने पर अब अपने पुराने काम में लग जाता है। तो ये बेसिकली एक राइटर होता है, कविताएं वगैरह लिखता है, शहर में काफी नाम है, बहुत बड़ा घर है। तो अब अपनी बहन के समझाने के बाद में जयदेव वर्मा फिर से निकल पड़ता है एक नई कहानी, एक नई कविता की तलाश में। तो अपना महंगा घोड़ा लेकर निकल जाते हैं भाई साहब हरीरी वादियों में, और पता नहीं कौन से स्टोन एज पर जाकर बैठ जाते हैं। और तभी इनकी नजर दूर पड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि पानी के पास किनारे पर बेहोश पड़ी होती है। तो ये उसे उठाकर अपने घर में ले आते हैं, मगर तभी करुणा को उसके पास से एक कंगन मिलता है। अब इस कंगन का क्या राज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा मूवी में। एंड देन घर पर आकर जब रात को डिनर करने लगते हैं तो सोचते हैं कि आखिर इस लड़की को क्यों बुलाया गया है, जहाँ पर जयदेव कहता है कि यार वो बेचारी असहाय है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उसे घर पर ले आया। अब जब रात को ये सो रहा होता है कि तभी स्मृति उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि इस घर में कुछ तो है जो कि मुझे हॉन्ट कर रहा है, शायद कोई आत्मा होगी, मगर घर के बाहर देखने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि आकर के उससे उसकी हालत पूछते हैं, नाम वगैरह, विलेज वगैरह, कहाँ से आई है, क्या करती है, कहाँ जाना चाहती है, मगर याददाश्त खो जाने की वजह से स्मृति को खुद का नाम तक भी नहीं पता होता। इनफैक्ट वो हर चीज भूल चुकी होती है। तो करुणा आकर अपने भाई जयदेव को कहती है कि भाई इसे घर से बाहर निकाल दो, ये लड़की न जाने कौन से खानदान की है, किस घर से बिलोंग करती है, कोई वैश्या वगैरह तो नहीं है, इसे निकाल दो यहाँ से। मगर जयदेव कहता है कि यार मुझे उस लड़की के होने से कुछ अपनेपन की एहसास, कुछ अपनेपन की फीलिंग आने लगती है, इसलिए जब तक उसकी याददाश्त लौट नहीं आती तब तक मैं उसकी हेल्प करूंगा। एंड देन कहानी में बहुत ही प्यारा सॉन्ग आता है, हम भी तन्हा दे तुम भी तन्हा दे। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंटायर अपना जो बॉलीवुड है उसमें से कुछ एक मूवीज ऐसी हैं, खैर गाने तो सभी में होते हैं, मगर बहुत ही कम मूवीज ऐसी होती हैं जिनके सारे के सारे गाने, मतलब एक कंप्लीट एल्बम उनका बेहतरीन गानों से भरा हुआ होता है।
अब जैसे इसी मूवी का देख लीजिए 1920 इवल रिटर्न, ऐसी ही कुछ और मूवीज है मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर, जैसे कि रॉकस्टार हो गई, आशिकी 2 हो गई, एक विलन, और इसी के साथ MS धोनी। ये मूवीज कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनका हर एक गाना गुड लिसनिंग सॉन्ग है, और माइट भी यही रीजन हो सकता है कि इन गानों की वजह से ये मूवी मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो जो कविता या फिर जो गाना लिखा होता है अपने जयदेव ने, वही गाना ये स्मृति गा रही होती है। अब ये जयदेव के लिए काफी हैरानी की बात थी कि आखिर उसने तो ये कविता लिखी थी, अब इस कविता को जिस लड़की ने वर्डिंग दी है, मतलब कि अपने मुंह से गाने के रूप में बना करके गाया है, संगीत दिया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलो तुम्हारा नाम आज से संगीता रख देते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि ये गाना तुम्हें आया कहाँ से, जहाँ पर वो अगेन कहती है कि मुझे नहीं पता। इसी रात को बंकीमल, जो कि एक टांग से लंगड़ा होता है, वो इनके घर के पास में आता है और देख पाता है कि काफी सारे काले कौवे उड़ रहे हैं, यानी कि आज रात कयामत की रात होने वाली है। मीनवाइल अगेन सोने से पहले स्मृति को डर लगने लगता है, तो आकर जयदेव को कहती है कि प्लीज एक बार मेरे साथ चल करके चेक करके आते हैं, घर में कुछ है तो नहीं। वो जाके अपना गेट बंद करके आता है, मगर अगेन वो गेट खुला मिलता है। इसका मतलब कि कोई तो स्पिरिट थी जो कि बार बार इस घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर आफ्ताब यानी कि अपना जयदेव उसे अपने ही कमरे में सुला देता है, मतलब खुद तो सोफे पर सो जाता है, उसे बेड पर सुला देता है और रात भर उसे देखता रहता है। कहीं ना कहीं इन बिटवीन उसे प्यार भी हो जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो अगेन अपने वही कविताओं वाला काम करने के लिए कॉलेज में पहुंचा होता है और खुद की एक बुक राइटिंग को बुक रीडिंग भी किया करता था लोगों के सामने, जिसे लोग सुनने आया करते थे। मगर रास्ते में वही बंकीमल इन्हें मिल जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर में एक श्राप है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दो। मीनवाइल घर की जो नौकरानी होती है वो अपनी बेटी को भिजवाने के लिए एक लेटर लिखवाती है संगीता से, मतलब अब तो यार नाम संगीता हो गया, और कहती है कि मेरी बेटी को कहना कि मैं जल्द ही घर लौट आऊंगी और तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में करवा दूंगी। और फिर ये सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते ही हैं। तो जैसे ही ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी स्मृति उल्टी करती है और उल्टी में से कील निकलती है। ये काफी अनयूजुअल सी चीज थी। तो जयदेव सोचता है कि यार इसे फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, मगर तभी करुणा कहती है कि इसके अंदर कोई जरूर शैतान होगा, आखिर कोई कील की उल्टी कैसे कर सकता है, मतलब मुंह में कील कैसे आ सकती है। और दूर खड़ी स्मृति भी ये सारी बातें सुन लेती है, तो वो तो घर से बाहर ही निकल जाती है, मतलब कि घर छोड़कर जाने लगती है। मगर पीछे से जयदेव आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें शायद जरूर कुछ प्रॉब्लम है, तुम अपनी यादें भूल चुकी हो, मगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो नेक्स्ट डे ये अपने विलेज के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि जरा चेक करके बताइए इन्हें क्या प्रॉब्लम है। अब 1920 में बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी थी एक्सरे मशीन, तो उसके अंदर ये सर बताते हैं कि अभी तो सारी बॉडी से कीलें निकल चुकी है, मगर माइट भी लोहा अभी भी बॉडी में हो सकता है, न जाने आया कहां से। तो इसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा जहां पर बड़ी एक्सरे की मशीन है, मगर पेशेंट की हालत खराब है, तो आज रात आप लोग यहीं रुक सकते हैं। तो अब रात को ये इस हॉस्पिटल में रुकते ही हैं कि तभी स्मृति को किसी के बोलने की आवाज आती है। तो वो इस हॉस्पिटल में चल करके जाती है, एक बूढ़ी अम्मा जो होती है उससे बातचीत करती है कि तभी बूढ़ी अम्मा उसे क्रीपी स्माइल लेकर कहती है कि अब तू नहीं बचेगी, और डर के मारे स्मृति इधर उधर भागने लगती है। तो एक नर्स उसे मिलती है और वो कहती है कि यार ये बूढ़ी अम्मा मुझसे कह रही है कि तू नहीं बचेगी, जहाँ पर नर्स बताती है कि वो आंटी तो सुबह ही मर चुकी है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है अब आपको शहर के लिए निकल जाना चाहिए। तो अब यहाँ से स्मृति मैम साहब और अपने जयदेव वर्मा जी ये निकल पड़ते हैं शहर के लिए। तो अब ये लोग शहर के लिए निकले ही होते हैं, मगर अपना जो घुड़सवार होता है यानी कि राइडर वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। कहता है कि सफर काफी लंबा है, अभी भी और दूर जाना है, आज रात के लिए रुकने के लिए हम यहीं पास में एक मेंशन है वो ले लेते हैं साहब। तो ये लोग एक रिजॉर्ट टाइप से मेंशन में वहां पर रुक जाते हैं और जगह इतनी प्यारी, माहौल एकदम सुहाना, तो कुछ ना कुछ तो ये गाएंगे गाना। एंड देन इन दोनों के ही बीच में बड़ा सारा प्यार हो जाता है, इंटीमेट हो जाते हैं। मगर रात को अगेन स्मृति को कुछ आवाजें आने लगती है और उन आवाजों का पीछा करने के लिए वो निकल जाती है उस मेंशन से बाहर कि तभी उसे अपना हॉर्स राइडर दिखाई पड़ता है जो कि उस वक्त गायब हो गया था, या फिर कहें कि जब उसे ले जा रहा था जंगल से बाहर वो इसे दिखाई पड़ता है। और तब इसे अपनी कुछ पुरानी यादें आती हैं और इसे मालूम चलता है कि इसके हाथ में कांच था जो कि खो गया था और वो अगेन कहीं जंगल में खो जाती है। मगर तभी अपने जो आफ्ताब भाई हैं उनको पता नहीं कहां से दूर से आवाज आती है उसकी, तो वो भी निकल पड़ता है जंगल में ढूंढने के लिए अपने प्यार संगीता को। और काफी ज्यादा ढूंढने ढांढने के बाद में उसे वो मिल तो जाती है, मगर भूत से पजेस्ड हुई मिलती है, मतलब एक आत्मा उसके अंदर आ चुकी होती है। तो वो कहीं हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाता, सीधा अपने घर पर आ जाता है और अब तो बंकीमल को भी बुला लेता है। तो बंकीमल कहता है कि मैंने तो तुझे पहले ही आगाह किया था कि इस लड़की के अंदर एक बुरी आत्मा है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी।
मगर कोई बात नहीं, मैं उस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ जहाँ पर तेरे पिता और पिता के पिता को भी गाड़ा गया था, तो अब मैं ही कुछ करूंगा। तो वो यहाँ पर आकर अपने हाथ पर थोड़ा सा इत्र लगाता है, क्योंकि भूत वगैरह जो होते हैं इत्र से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी बीच में संगीता भी जाग जाती है और कहती है कि तू बंकी मल है, तेरे बाप का नाम डंकी मल है और तेरे बाप के बाप का नाम शंपी मल है, मतलब कुछ और होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। यानी कि उसके अंदर जो स्पिरिट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और क्या था, क्या होने वाला है, क्या होगा, उसके बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और वो बंकी मल को चेतावनी देती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। मगर बंकी मल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई होती है। वो कहता है कि ये भूत आराम से मानेगा नहीं, इसको भगाने के लिए दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। अक्सर करके ये भूत सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसके हाथ पैर बांध के खिड़की मतलब बड़े दरवाजे के सामने बैठा देते हैं, और जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो ढेर सारी सूरज की रोशनी उस पर आती है, जो कि उस भूत से सहन नहीं होती है। और वो तो एकदम तिलमिला उठता है और कुर्सी वुर्सी फोड़ देता है और वहां से दूर के अंधेरे में जाकर के बैठ जाता है। अब ये सारा जो किस्सा हुआ था, ये बैठ करके जयदेव और अपना करुणा भी देख रही होती है, जिन्हें भी अब मालूम चल चुका होता है कि यार ये आत्मा अब हमारे घर में आ चुकी है और अब यहाँ से जाएगी नहीं, इसके लिए कुछ और जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। तो रात को ये लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहाँ पर बंकीमल बताता है कि इसके अंदर एक ऐसे प्यासे भूत की आत्मा आ चुकी है जो कि जब तक तृप्त नहीं होगा तब तक जाएगा नहीं। मतलब उसकी कोई ख्वाहिश है शायद इस लड़की को ले जाना अपने साथ में, जिस पर जयदेव कहता है कि यार कुछ भी करो मगर ये लड़की मरनी नहीं चाहिए, मुझे इसको ठीक करना है वापस से। तो रात को अगेन ये लोग घर पर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, मगर बंकीमल तो भाई साहब इतना गुस्सा होता है कि पूरे पलंग को हिलाकर रख देता है, ऊंची नीची एक्टिंग करता है और ढेर सारी उल्टियां भी कर देता है इन दोनों के ऊपर, और कहता है कि अब तो इस घर का हर एक सदस्य का हर एक फैमिली मेंबर भी मारा जाएगा और शुरुआत इस बुढ़िया से होगी। अब जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसकी कमर पर लिखा हुआ होता है फातिमा, जो कि इस बुढ़िया की बेटी का नाम होता है। तो जयदेव को लगता है कि सबसे पहले तो फातिमा को बचाना जरूरी होगा, कि तभी वो अपना लेटर निकालता है, मतलब कि जो लास्ट टाइम ये लिख रही थी संगीता। अब यहाँ आंटी के घर पर भी तो पहुंचना होगा ना फातिमा को बचाने के लिए, तो एड्रेस के लिए वो उसका लेटर निकालता है। तभी उसको हैंडराइटिंग समझ में आती है कि यार ये तो वो हैंडराइटिंग थी जिससे मैं प्यार किया करता था, वो लड़की मुझे भेजा करती थी। इसका मतलब ये वही लड़की है स्मृति, जिससे कि हमेशा चिट्ठियों में ही बातचीत हुआ करती थी। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तो आज से करीब 1 साल पहले की बात होती है। जयदेव वर्मा जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है, उसकी कहानियां, उसकी कहावतें, उसके दोहे वगैरह पूरा विलेज, पूरा शहर, हर जगह उसकी ये कविताएं फैल चुकी होती है। और दूर कहीं अपनी स्मृति भी उसकी कविताएं पढ़कर उससे फैसिनेट हो चुकी होती है, और अब वो जयदेव वर्मा से मिलना चाहती होती है या फिर कहीं की प्यार कर बैठी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिट्ठियों में बातें किया करते थे, और ये जो बातें थी कविताओं में मिक्स्ड हुआ करती थी, मतलब हालचाल में भी कविताओं जैसी उतार चढ़ाव लिखे हुए होते थे। तो अब वो आकर उसके पास बहुत रोता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर ही दूंगा। अब कहानी में एक बार हुआ क्या था कि जब वो उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाता है तो उसका नौकर कहता है कि स्मृति मैडम तो सीढ़ियों से गिर गई और फिसलकर मर गई साहब। और यही रीजन था कि हमेशा के लिए अपना जयदेव वर्मा गमों में डूब चुका था, क्योंकि उसको तो यही खबर थी कि मेरी जो प्रेमिका है वो तो सीढ़ियों से फिसलकर मर गई है। मगर जहां वो मरी थी वो घर कोई और ही था। उसकी और खबर निकलवाने के लिए वो उसके पुराने घर में जाता है, जहां पर उसकी बड़ी बहन भी होती है मौजूद। तो वो बताती है कि स्मृति को तो आप खुद लेने के लिए आए थे, इसलिए वो तो आपके साथ चली गई थी, तो फिर आप वापस उसे ढूंढते हुए क्यों आए? आपकी तो चिट्ठी हमें मिली थी कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर जयदेव सोचता है कि यार कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया, मैंने तो उसे ऐसी कोई चिट्ठी भेजी ही नहीं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ और फिर मैं उसे ले भी गया हूँ। आखिर ऐसा किसने किया होगा? और जब अपने घर पर आता है तो देख पाता है कि उसकी बहन ने एक पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगा ली होती है और एक लेटर के साथ मर चुकी होती है। अब यहाँ से कहानी अपना एक्चुअल ट्विस्ट पकड़ती है। तो बेसिकली लेटर में ये लिखा था कि मैं और आपका बेस्ट फ्रेंड अमर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और अब तो अमर के साथ में इंटीमेट भी हो चुकी थी, मगर अमर हमेशा से ही मुझे नहीं चाहता था, वो तो तुम्हारी मतलब कि जयदेव वर्मा की दौलत शोहरत को चाहता था। तो एक दिन जब उसे पता चला कि जयदेव वर्मा किसी एक शायर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे वो जल्द ही मिलने वाला है, तो उसने मेरे जरिए स्मृति का एड्रेस निकलवा लिया और फिर तुम्हारे पहले खुद ही जयदेव वर्मा बन करके स्मृति के पास पहुंच गया और तुम्हारे पास उस नौकर को पैसे दे करके ये खबर भिजवा दी कि स्मृति मेम साहब मारी गई। अब ये जो अपना अमर है, जो कि जयदेव वर्मा बन करके स्मृति को लेने के लिए तो आया था और उसके लिए एक अपना सपनों का घर भी बना रहा था, और ये सोच रहा था कि मैंने अब जयदेव वर्मा को मात दे दी, जो कि हर बार मुझसे आगे रहता था, मगर अब उसे उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। मगर स्मृति जो कि हर बार उसकी कविताओं से फैसिनेटेड थी, वो एक बार एक कविता बोलती है, मगर अमर को तो कविताएं आती नहीं थी, तो वो उसका रिप्लाई बैक भी नहीं कर पाता। तब जाकर के
के स्मृति समझ जाती है कि ये जयदेव वर्मा नहीं है, ये तो कोई और ही है जो कि मुझे भोंदू बना करके यहाँ पर लाया है। और फिर उनके बीच में एक झगड़ा हो जाता है, मगर गलती से जैसे ही स्मृति उसे धक्का देती है तो वो नीचे एक सरिये से टकरा जाता है, या फिर कहीं की सरिया उसमें घुस जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए नौकर रामू और स्मृति मिलकर उसे उसी घर के अंदर दफना देते हैं। और शुरुआत में दिखाया गया यही बड़ा घर होता है जिससे कि अब बाहर निकल नहीं पा रही होती है स्मृति, क्योंकि यही आत्मा उसे पजेस्ट करके इसी घर के अंदर रखती थी। और अब जब अपने जयदेव वर्मा को सारी सच्चाई मालूम चल चुकी होती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, दर्द होता है कि यार ये मेरा दोस्त ही साला विभीषण निकला, दगाबाज। सबसे पहले तो अपनी बहन का दाह संस्कार करता है एंड देन बंकीमल और जयदेव वर्मा दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं कि उस भूत को यानी कि अभी स्मृति को एक गायत्री मंत्र के कपड़े में लपेट कर उसी घर के अंदर लेकर जाएंगे, फिर अमर की डेड बॉडी से टच करवाएंगे ताकि आत्मा अपने असली वाले शरीर में वापस लौट आए, और फिर उस डेड बॉडी को जला देंगे ताकि आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो यहाँ पर और भी काफी सारे लोग निकले हुए होते हैं, मगर तभी एक तेज हवा चलती है और गायत्री मंत्र वाला कपड़ा उड़ जाता है। तो अपना जो कहानी का मेन भूत है वो आकर इन सभी पर हमला कर डालता है, एक एक को रस्सी से काट देता है और कटे हुए लोगों को खाने लगता है। बहुत ज्यादा तबाही मचाता है ये भूत, कभी कुर्सी पर बैठ जाता है तो कभी उल्टा चल करके सभी को डराता है। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा क्रीपी माहौल हो जाता है। और अब तो अमर की आत्मा ने अपनी हड्डियों को भी जला दिया था ताकि ना ही कोई बॉडी मिल पाए, ना ही कोई स्पर्श मिल पाए, और ना ही कभी वो स्मृति की आत्मा को या फिर स्मृति के शरीर को छोड़कर निकल पाए। और उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है तो वो बंकीमल का ही पेट फाड़कर उसका मांस खाने लगता है। और सचमुच इस सीन ने बहुत ज्यादा डरा दिया था मुझे जब मैं ये मूवी देख रहा था तब। मगर जयदेव वर्मा यानी कि अपना आफ्ताब, उसे अब लग चुका था कि अब बदला लेने का वक्त आ चुका है और वो तो अब इसको छोड़ेगा नहीं। तो क्या करता है, वो गायत्री मंत्र का एक छोटा सा कपड़ा जिसपे ओम बना हुआ होता है वो उसे अपने हाथ पर बांध लेता है और उसे ठीक उसी पॉइंट पर ले आता है जहां पर उसने ऑलरेडी असली वाली अमर की बॉडी को छिपा रखा होता है। और जैसी वो ऊपर से नीचे गिरती है तो स्मृति के शरीर से अमर की आत्मा निकल करके अपनी पुरानी वाली बॉडी में पहुंच जाती है। और ये प्लान उसे बंकीमल ने ही बताया था, मतलब कि भूत को भी भूतिया बना रहे थे ये लोग। और एट द एंड ये दोनों मिलकर के असली वाली अमर की बॉडी को जला देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए भूत चला जाता है। और इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है और एंड में ये दोनों एक भी हो जाते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी भी कोई मूवी है जिसका एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं देन कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उस मूवी को लेकर आऊं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।